Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mawa. I am back with a very new topic that we are going to discuss today. A new Bear Act that we are going to discuss is the Constitution of India. आज का जो ये आपका वीडियो रहेगा ये लगभग आपका 1-1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अब आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का होल बेयर एक्ट है, अब हमारी कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाने वाली हूँ। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ, आपको कंप्लीट बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मैं करवाऊंगी। एक 1-1.5 घंटे का एक वीडियो रहेगा, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कवर अप कर दूंगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ रैपिड रिवीजन यू कैन से, ठीक है। नाउ आज जो हम करने वाले हैं दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत का संविधान। इंडिया कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कैसे बना, कब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत का संविधान है। इसी से ही हमारी पूरी कंट्री जो इंडिया है वो चल रही है। गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक अथॉरिटीज है, वो वर्क कर रही हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर इज द प्रीएम्बल। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊंगी, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमें प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा। अब प्रीएम्बल क्या कहता है? वी मतलब हम, द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। सबसे पहले प्रियम्बल ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने बनाया है ये हमारी वेलबींग के लिए बनाया गया है, या जो लोग इस कंट्री को रन कर रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए बनाया गया है। तो यहाँ ये कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं। अब अगर हम भारत के लोग हैं, भारत के सिटीजन है, तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती है टुवर्ड्स अवर कंट्री, राइट? तो यहाँ क्या बोला है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सब इकट्ठे मिलके रहेंगे और हम सब ने एक रेजोल्यूशन किया है कि हम जो है अपने इंडिया को क्या बनाएंगे, सॉवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे, और सारे के सारे सिटीजन्स को ये पावर देंगे और ड्यूटीज जो भी सिटीजन्स की बनती है वो परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ तीन चीज, अब देखो जो ये सॉवरेन है, आपका सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड इसमें तीन चीजें बताई है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि सबको न्याय देना। अगर मैं बोल रही हूँ कि वी ऑल द पीपल आर इक्वल, ठीक है, हम सारे लोग जो है वो इक्वल है, तो जस्टिस का मतलब क्या कहता है कि सबको न्याय देना है, सबको इक्वल मानना है, ठीक है। सबको जो वैलिड एक जस्टिस है वो सबको देना, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, राइट? देन वी हैव द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो, आपको जो एक्सप्रेस करना है आप कर सकते हो, आपको जिसको वर्शिप करना है कर सकते हो, बट वो एक लीगल मैनर में होना चाहिए, सही मैनर में होना चाहिए। आपके पास इतना फ्रीडम है, इतनी लिबर्टी है कि आप सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, फेथ किसी पे रख सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। बट ये सारी चीजें जो है वैलिड रीजन में होनी चाहिए। देन वी हैव द इक्वालिटी। इक्वालिटी होनी चाहिए किसके बीच में? मेन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। इक्वालिटी होनी चाहिए किसके बेसिस पे? स्टेटस के बेसिस पर, अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि मेन को ज्यादा स्टेटस दिया जा रहा है या मेन को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एज कम्पेयर टू वुमेन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। देन वी हैव फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का यहाँ मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हिंडर नहीं होनी चाहिए, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन होना चाहिए। मतलब सारे लोग जो कंट्री में रह रहे हैं या नेशन में रह रहे हैं, एक ब्रदरहुड होना चाहिए, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक सेंस ऑफ हेल्प
होना चाहिए सब में, तो फ्रेटर्निटी ये बात करता है। देन बताया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो आपका क्या है 26 नवंबर। अब आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब थी? 26 नवंबर 1949 को। हेयर डू क्या बताया गया? हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, ये बात कर रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है? देखो हमको पता है हमारी कंट्री क्या है, इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो भारत है उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टेरिटरीज है, डिफरेंट टेरिटरीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियंस भी है और डिफरेंट सब डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स भी है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? हमारा इंडिया बनता है, जो कि भारत है। अब सबसे पहले पार्ट 1 में जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है वो बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन का मतलब है कि इंडिया, हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं। ओके, सो अभी मैंने क्या बताया कि इंडिया, इंडिया को भारत कहा जाता है और ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसको मिला के इंडिया बनता है। जो ये स्टेट है और यूटीज भी हमारे अंदर है, तो स्टेट है, यूटी है, ये आपके कहाँ स्पेसिफाइड है? आपके फर्स्ट स्केड्यूल में स्पेसिफाइड है। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें क्या आता है? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स आते हैं, यूटीज आपके आते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है, और अदर टेरिटरीज है जो एक्वायर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो आपका जो आर्टिकल नंबर 1 है इसमें सिंपल नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन बताया गया है कि जो इंडिया है जिसको भारत कहा जाता है वो किससे बनता है? हमारा स्टेट से बनता है और हमारा टेरिटरी से बनता है। ठीक है, सेकंड आर्टिकल कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। देखो हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब कई बार क्या होता है, कई स्टेट्स को मर्ज कर दिया जाता है, एक नया स्टेट बना दिया जाता है, या कई स्टेट को एलिमिनेट करके दूसरे में इंक्लूड कर दिया जाता है। कोई ऐसे एरियाज होते, रीजन होते जो अपना खुद का एक नया स्टेट बनाते हैं। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि अगर किसी नए स्टेट को आपने स्टैब्लिश करना है या उसको एडमिशन करना है, एडमिट करना है किसी दूसरे स्टेट में मर्ज करके, तो वो आप आर्टिकल 2 में कर सकते हो। पार्लियामेंट करता है, याद रखना, ऑल द पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है मे बाय लॉ किसी भी यूनियन को या कोई भी नया स्टेट जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है, बट वो ऐसे ही नहीं करेगा, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी लीगल मैनर होता है उस वे में किया जाएगा। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 3 जो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कई बार क्या होते हैं, हमको नए स्टेट्स को फॉर्म करना है या ऑल्टर करना है एरियाज को, उनके डायमेंशंस को ऑल्टर करना है या नाम हमें चेंज करना है, तो ये सारी चीजें कौन करती है? अगेन पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट के कंसेंट से प्लस वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके ही ये सारी चेंजेस जो है वो होते हैं। क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या ऑल्ट्रेशन यहाँ पे होती है? पहला, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ, क्या आप कर सकते हो? नया स्टेट आप बना सकते हो। अब नया स्टेट कैसे बनेगा? 2 या 3 स्टेट को, जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनको जोड़ के, ठीक है, एक नया स्टेट आप बना सकते हो, एक नया स्टेट बना सकते हो, नई टेरिटरी बना सकते हो। ठीक है, किसी भी स्टेट के एरिया को आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो एज एंड व्हेन पार्लियामेंट थिंक्स फिट। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, आप क्या करोगे? अगर आपको स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, यू कैन डू इट। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, स्टेट के नेम को ऑल्टर करना है, एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करना है, बाउंड्रीज को चेंज करना है, बट मेक श्योर जो भी आप ये कर रहे हो चेंजेस, इससे आपके जो नेबरिंग स्टेट्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है वो चेंजेस कर रहे हो बट आपके जो नेबरिंग स्टेट्स है उनको प्रॉब्लम हो रही है, आपके करने से उनको कोई दिक्कत हो रही है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइजो यहाँ इन्होंने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of president and unless where the proposal contained in the bill affects the area। वही चीज मैंने आपको बताई, आप प्रॉपर बिल पास कर सकते हो। ठीक है, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है जरूरी है ऑफ कोर्स, एंड प्रेसिडेंट की असेंट भी जरूरी। देखो क्या होता है, पार्लियामेंट जब भी कोई चीजें डिस्कस करता है तो वो दोनों हाउसेस में जाती है, प्रेसिडेंट की असेंट बहुत जरूरी होती है।
कई बार ऐसा क्या होता है, किसी दो पार्लियामेंट, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उनमें से किसी ने डिनाई कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट ने भी कुछ डिनाई कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको फिर उसको रीथिंक करके नया बिल बनाना पड़ता है। तो मेक श्योर अगर आप कोई भी चीजें कर रहे हो, चाहे ऑल्टर कर रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग का नाम, स्टेट का कोई नाम चेंज कर रहे हो, मेक श्योर वो ओवरऑल उसको एक वैलिड कंसेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि दो लोग मान रहे हैं और 10 लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेट में आपका क्या आता है, यूटी आता है, जो यूनियन टेरिटरी है वो आते हैं। देन वी हैव आर्टिकल 4 जो बात करता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो लॉज बनाए गए हैं टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, मतलब जो बाकी जगह पे कहीं नहीं आया वो आर्टिकल 4 में आएगा। समझो इसको क्या बोला है, एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में आर्टिकल 3 में कोई भी लॉ जो रेफर किया गया है, जो आर्टिकल रेफर किया गया है, शेल कंटेन सच प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड may also contains a supplement incidental consequential provisions। सिंपल सा कहने का ये मतलब है, जो कहीं भी नहीं आया, जो आर्टिकल 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, वो आर्टिकल 4 में आएगा, बाकी के मिसलेनियस थिंग्स। ठीक है, देन नो सच लॉ एज अफोरसेड शेल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। ओके, सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 1, जो जनरल आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बात करता है कि अगर हमारा एक कंट्री इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में बहुत सारे यूटीज हैं, राइट? तो अगर आपको स्टेट में कोई चेंजेस करने हैं तो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट करेगी, बट पार्लियामेंट सोली इज नॉट द अथॉरिटेटिव पावर। उनको हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, इवन द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, असेंट बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेसिडेंट की। तो ये सारी चीजें जो है कोलैबोरेट करके फिर ही कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। देन वी हैव पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 कहता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक अलग चीज होती है, रेजिडेंस एक अलग होता है। सिटीजन अलग है, रेजिडेंस अलग है। सिटीजन को जो पावर दी जाती है वो रेजिडेंट को नहीं दी जाएगी, राइट? तो यहाँ क्या बात करी है सिटीजनशिप की, जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 5 कहता है इट इज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद ही सिटीजनशिप की बात चली थी। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, हमने बोला भाई हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। अब अगर हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, तो हमें इंडिया को इंडिपेंडेंटली चलाना है विद द इंटरवेंशन ऑफ द आउटर फोर्सेस। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए क्या किया गया, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें क्या बोला कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया जाएगा, तो हर एक पर्सन जो इंडिया में है उसको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा, उसको सिटीजनशिप एक्वायर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही सिटीजन माना जाएगा। तो अगर आपको उस कंट्री का सिटीजन बनना है तो आपको डोमिसाइल चाहिए। किन किन वे से होगा मैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगी, या तो आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, या तो आपके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या फिर आप उस एरिया में रह रहे हो फॉर नॉट लेस देन 5 साल। 5 साल से ज्यादा अगर आप रह रहे हो, ठीक है, 5 या 5 साल से ज्यादा आप रह रहे हो, यू आर द परमानेंट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री अंटिल एंड अनलेस अगर आप फ्यूचर में कहीं बाहर जाते हो तो। ठीक है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये 3 चीजें पहले देख लो, इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 6 जो बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्या थे, कई जब ये इंडिपेंडेंट कंट्री की बात चली थी कि हमें अब अपना इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए न एवरीथिंग, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तो उस टाइम पे कई ऐसे लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आ गए थे। सो विल दे बी कंसिडर्ड एज द इंडियन सिटीजन, इसको पढ़ते हैं पहले। उसमें ये लिखा गया है, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं वो सिटीजन माने जाएंगे। इन केस वेयर सच पर्सन सो माइग्रेटेड 19th जुलाई 1948 से पहले पहले जो माइग्रेट हो गए, ये डेट याद रखना, 19th जुलाई 1948। 15th जो है आपको पता है 15 अगस्त 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस। 19th जुलाई 1948 से पहले पहले जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो गए, दे आर कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ द
कंट्री, ठीक है, या वो रेजिडेंट्स माने जाएंगे या फिर वो सिटीजन्स माने जाएंगे, ठीक है। ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन टेरिटरी सिंस द डेट ऑफ द माइग्रेशन, क्योंकि एक तरह का माइग्रेशन ही था वो। इन द केस वेयर सच पर्सन सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19 जुलाई 1948, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपनी, कहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है वहां से उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और रीजन उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन चीजों से है, या तो आप के पेरेंट्स या आप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, यू आर कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आपने क्या किया था, आपने माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया, तो भी आप सिटीजन ही माने जाओगे। या फिर अगर वो डेट चली गई और उस दिन के बाद आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो इंडिया का ही सिटीजन बनना है, सो यू कैन register yourself as a citizen of India, with the help of the government of India, ठीक है। उनसे आप रिक्वेस्ट करके जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉलो करके you can become the citizen of India, provided that no person shall be registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of the application। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल बी रजिस्टर्ड अंडर अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन टेरिटरी फॉर 6 मंथ, 6 महीने तो एटलीस्ट आपको इंडिया में रहना ही पड़ेगा। देन वी हैव राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके लिए क्या, सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6, अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 जो माइग्रेट हो गए हैं इंडिया से पाकिस्तान, वो सिटीजन नहीं माने जाएंगे। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू टेरिटरी, जो पाकिस्तान में है, पहले वो गए वहां से वापस आ गए तो दे आर कंसिडर्ड एज द नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। बट जो यहाँ से अगर वहीं रह गए और 10 साल बाद या 15 साल बाद इंडिया वापस आ रहे हैं, वो सिटीजन नहीं माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है, राइट। अगर आपको कोई भी चीज फॉलो करनी है, कोई भी चीज आपको अप्लाई करनी है, हर एक चीज का टाइम पीरियड है अपना। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 8 जो बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कई बार ऐसा होता है जो फॉर मतलब इंडियंस होते हैं वो बाहर चले जाते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपना जो सिटीजनशिप है इंडिया का वो वेव ऑफ कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब हमने बाहर ही रहना है। बट कई ऐसे होते हैं जो इंडियन होते हैं बट वो किसी काम के लिए बाहर जाते हैं और विल दे बी कंसिडर्ड एज द इंडियन सिटीजन क्योंकि वो एनआरआई हो जाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parent या ग्रैंड पेरेंट जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो वो भी क्या माने जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया ही माने जाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो अपना सिटीजनशिप वेव ऑफ नहीं कर देते। अगर तो उन्होंने अपना सिटीजनशिप वेव ऑफ कर दिया फिर तो वैसे ही पता खत्म है बात, राइट। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 9 जो बात करता है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। यही चीज जो मैं यहाँ आपको बता रही थी, यही चीज यहाँ बताई गई है। अगर तो देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में पैदा हुई, मेरे पेरेंट्स इंडियन थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे, ठीक है। जब मेरा पूरा खानदान ही इंडियन है और मैं बाहर जाती हूँ, फॉरेन में जाती हूँ, वहां सेटल हो जाती हूँ, 25-30 साल वहीं पे रहती हूँ, आई विल बी स्टिल कंसिडरिंग माई सेल्फ एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं सिटीजन ऑफ इंडिया ही मानी जाऊंगी अनटिल एंड अनलेस मैं अपना जो इंडियन सिटीजनशिप है मैं वो वेव ऑफ कर नहीं कर देती। मैं ये बोलती हूँ कि यार नहीं अब तो मेरे को पूरा उम्र जो है वो बाहर ही रहना है, तो अब मैं इंडिया की सिटीजन नहीं हूँ और मैं अपना सिटीजनशिप वेव ऑफ कर देती हूँ। वॉलेंट्री जब मैं वेव ऑफ कर रही हूँ दैट इज अ सेपरेट थिंग, राइट। तो यहाँ क्या बताया कि नो पर्सन शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 डीम्ड टू बी सिटीजन, अगर आपने क्या कर दिया वॉलेंट्रीली आपने सिटीजनशिप ली है किसी फॉरेन स्टेट की, ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 10 जो बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। जो आपका राइट ऑफ सिटीजनशिप है, एवरी पर्सन हु इज और डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी फॉरगोइंग प्रोविजन जो है वो इंडिया का सिटीजन ही माना जाएगा। कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप सिटीजन नहीं हो इंडिया के, ठीक है। देन अगर आप
इंडिया में बॉर्न हुए हो, आपके इंडिया पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, यू आर कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. देयर इज नो पर्सन हु कैन डिनाई कि आप जो है इंडिया के सिटीजन नहीं हो. यू विल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जो एक्सेप्शंस मैंने आपको 9 में या 8 में बताया है, इवन 7 और 6 में बताया है, वो तो अप्लाई होंगे ही होंगे. देन वी हैव आर्टिकल नंबर 11 जो बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. कि पार्लियामेंट जो है, जो सिटीजनशिप का ये पूरा राइट है, ये रेगुलेट करता है. लॉ के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट होना चाहिए. ठीक है, अगर आप कोई भी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो एक लीगल मैनर में होनी चाहिए. इफ इन केस कल को कोई अगर प्रॉब्लम अराइज होती है, वी कैन सॉर्ट इट थ्रू लीगल प्रोसीजर्स. तो लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जो चीजें सॉल्व हो सकती है, तो वो एक वैलिड और लीगल ही मानी जाती है. राइट. तो जो भी आप सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो या इंट्रोड्यूस किया है या उसको फॉलो करें, वो एक लीगल मैनर में होना चाहिए. वी नो कि जो पार्लियामेंट है उनकी पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं. ठीक है, बट पार्लियामेंट को भी ये ध्यान रखना है कि नॉट टू एक्सीड देयर पावर्स. और वेन एवर वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, सबके असेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के असेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इट रिवॉल्व्स अराउंड होल द प्रोसीजर. सबके असेंट बहुत जरूरी होती है. राइट. सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 2. जो पार्ट नंबर 3 है, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि हम इंडियन सिटीजन्स है. राइट. हमको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, वो हमारे लिए एज अ पावर है. बट अगर हम कोई पावर ले रहे हैं, तो हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेगी. राइट. ओके. सो टुडे नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज पार्ट 3, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है. अब देखो, फंडामेंटल राइट जो होता है, ये एक राइट है जो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है. ठीक है. हम अगर एक हम इफ वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो हमें कुछ पावर्स दी गई है, हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जो हम एक्सरसाइज करेंगे. बट अगेन, वो एक लीगल वे में होने चाहिए, एक लॉफुल मैनर में होने चाहिए. नाउ, फर्स्टली whenever we are talking about the fundamental rights, तो हमको ये पता है कि अगर कोई भी इंसान हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते हैं, तो वो लाइबल होंगे, पनिशमेंट होगी. ठीक है. नाउ, आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन की, जो कहता है कि स्टेट में क्या क्या आता है. स्टेट में आपकी जितनी भी गवर्नमेंट है वो आती है, आपकी सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो. पार्लियामेंट आते हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं. ठीक है. लोकल अथॉरिटीज आती है, आपके लोकल बॉडीज आती है, जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया होती है और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है. ठीक है. देन वी हैव आर्टिकल नंबर 13 जो बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. पहली बात, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता. सेकंड, अगर कोई लॉज बनाए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट, और अगर वो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी इनकंसिस्टेंट, इट विल बी वॉइड. ओके, वो वैलिड नहीं होंगे. सो यहाँ क्या बताया है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution in so far as they are inconsistent, वही चीज जो मैंने बताई. देन द स्टेट शिल नॉट मेक लॉ. स्टेट को वैसे लॉज नहीं बनाने चाहिए जो किसी के फंडामेंटल राइट में इंटरवीन करे, किसी के फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करे. ये नहीं होना चाहिए. देन वी हैव इन दिस आर्टिकल, इसमें एक बताया है लॉ क्या होता है और एक लॉ इन फोर्स क्या होता है. लॉ आपका क्या होता है, कि मैं सिंपल लॉ की बात करूं, लॉ जो है आपका ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाय लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन, कस्टम, जैसे जो बहुत पहले से ही चलता आया था और अब भी वो चल रहे हैं. अगर आप देखोगे कि जब भी कोर्ट में जजमेंट पास किया जाता है, तो बहुत सारे केसेस, जो पुराने केसेस होते हैं, उनको रेफर किया जाता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए. तो ये क्या होते हैं, ये वही लॉज होते हैं जो हमने कस्टम से, जो बहुत पहले से यूसेज में हो रहे हैं, उन्हीं को हम यूज करके आज भी जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं. देन वी हैव लॉज इन फोर्स. लॉज इन फोर्स का मतलब होते हैं वो लॉज जो अभी फोर्स में है, जो पास किए गए हैं बाय लेजिस्लेचर, पास किए गए हैं बाय पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और अभी भी वो वैलिड है और वो फोर्स में आ रहे हैं, चल रहे हैं. देन
वी हैव राइट टू इक्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो आपका है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल समझना, सबको इक्वल ट्रीट करना। ऐसा नहीं कि वो मेन है, वो वुमेन है, वो अपर क्लास है, वो लोअर क्लास है, उस वे में ट्रीट नहीं करना है। करना है तो सबको इक्वल ट्रीट करना है, बिलीविंग इट कि जो अदर पर्सन है वो एक एज एन इंडिविजुअल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड। ओके, नाउ आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ के आगे हर एक बंदा इक्वल है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमसी हो, या चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो एक भिखारी भी हो। तो लॉ के आगे हर एक पर्सन इक्वल है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। किन किन बेसिस? पहले तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड्स के बेसिस पे, ना रिलीजन के, ना रेस, ना कास्ट, ना प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन इसमें बताया है कि कोई भी सिटीजन को, चाहे कोई भी ग्राउंड्स हो या डिसेबिलिटी का ग्राउंड हो, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। कहाँ आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते? टू गेट द एक्सेस ऑफ शॉप। अगर कोई भी पर्सन है, उसका एक फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी शॉप पे जा सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट वाले प्लेसेस पे जा सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। अगर मैं विलेजेस की बात करूँ या रूरल एरियाज की बात करूँ, वहां भी आई डोंट नो, आज के टाइम पे भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें हम देखते हैं। बट वैसे अगर मैं बात करूँ लीगल वे में, तो कोई भी पर्सन जो है वो वेल को यूज कर सकता है, कुओं को यूज कर सकता है, टैंक है, बाथिंग गार्ड, कहीं भी आपने जाना है आप फ्रीली जा सकते हो और यूज कर सकते हो। देन वी हैव, यही चीजें इन्होंने इसमें भी बताई है, पढ़ लेना एक बार, आपको समझ आ जाएगी। देन वी हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, हर एक पर्सन को इक्वालिटी दी जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसी को भी आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि वो मेल है या वो फीमेल है या वो ट्रांसजेंडर है या वो इस स्टेट से है या उसका डोमिसाइल इस स्टेट का है। ऐसा नहीं करना है, राइट। देन उसके बाद, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वही चीजें बताई है कि जब भी आप देखते हो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, एवरी वन इज फ्री ओवर देयर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप इस कास्ट के हो तो आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, ऐसा नहीं होता। सबको एक इंडिपेंडेंट पावर दी गई है टू feel free to work independently and to do whatever they want to do, right? Then we have article 17 जो बात करता है abolition of untouchability। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड अपनी सोसाइटी में इनकलकेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नीची जाति का है तो उसको नहीं टच करना, या वो किसी को टच नहीं कर सकता, या वो मंदिर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आपको अनटचेबिलिटी दिखे वहां अबॉलिश कर देना चाहिए। देन वी हैव अबॉलिशंस ऑफ टाइटल एज वेल। जो भी फॉरेन स्टेट से हमको टाइटल्स मिलते हैं वो एबॉलिश करने हैं, या फॉरेन स्टेट के जो भी नॉन लाइक जो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होते हैं या ट्रस्ट जो जिनके बेसिस पे आप रन कर रही हैं कंपनीज, कोई भी टाइटल वैसा नहीं लेना है आपको। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो कितने तरीके की फ्रीडम यहाँ बताई गई है। 6 तरीके की फ्रीडम है आर्टिकल 19 में। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो आपको बोलना है आप बोलो, जो आपको एक्सप्रेस करना है करो, बट ऑफ कोर्स इन अ लीगल वे में, इन अ वैलिड वे में। ऐसा नहीं है कि किसी के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करके स्पीच दे रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। असेंबल आप होना चाहते हो बट पीसफुली हो, without evil intention and without arms. Then to form the associations or union or the cooperative societies. अगर आप associations बनाना चाहते हो, union बनाना चाहते हो, you can make it, but of course in a valid way. To move freely throughout the territory of India. कहीं भी आपने जाना है, कहीं भी आपने settle होना है, कहीं भी अपना आपने profession run करना है, you can do it freely. ठीक है, किसी की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज आप पे नहीं हो सकती है, राइट। तो ये सब चीजें इसी में बताई गई है। आपको अगर अपना ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है, वो रन करना है, कैरी करना है, तो यू कैन डू इट इजीली। देन वी हैव प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस।
अगर किसी पर्सन, देखो जनरल क्या होता है, एक टर्म होती है, जब तक कोई पर्सन गिल्टी नहीं माना जाता है या गिल्टी साबित नहीं होता है वो इनोसेंट ही माना जाएगा, राइट। जब तक किसी पर्सन का भी गिल्ट नहीं आया है सामने और आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, वो गलत है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी उसका वायलेट हो रहा है। जब उसका गिल्ट माना जाएगा फिर तो लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना है। बट उससे पहले आप उसको इतना हिंडर कर रहे हो या उससे पहले आप इतना ज्यादा उस पर सॉल्ट कर रहे हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या बोला है कि नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वॉयलेशन। हाँ, किसी भी पर्सन को अगर आप कन्विक्ट, देखो पहली बात तो ऐसे किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। कन्विक्शन करना, किसी को अरेस्ट करना या कुछ भी करना, आप बीएनएसएस में जब जाओगे तो बीएनएसएस में देखोगे रूल्स कि कैसे किसी को अरेस्ट करना है। बट अगर आपने किसी को अरेस्ट भी किया है बिकॉज एक वैलिड रीजन है आपके पास, तो आप उसको तब तक नहीं हार्म कर सकते जब तक उसका गिल्ट प्रूफ नहीं होता। देन कोई भी पर्सन जो है, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार अगर आप किसी पर्सन को एक्विट कर रहे हो और उसको बार बार पनिशमेंट दे रहे हो एक ही ऑफेंस के लिए बार बार, तो ऐसा भी नहीं होगा। नो पर्सन अक्यूज, कोई भी पर्सन जो है वो खुद का विटनेस नहीं बन सकता है। विटनेस लाना तो बाहर से लाओ, बट जो ऑफेंसेड, जो अक्यूज है वो खुद का अपना विटनेस नहीं बन सकता। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज द प्राइवेट डिफेंस, एंड पर्सनल लिबर्टी आपकी हिंडर नहीं होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इंडिविजुअल नहीं पब्लिक, तो उस केस में जो है यू हैव अ राइट टू प्रोसीड फर्दर। देन वी हैव आर्टिकल 21A। हाँ, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है, इसमें राइट टू गेट फूड, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू स्लीप, राइट टू, बहुत सारे राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 में आते हैं। देन वी हैव आर्टिकल 21A जो बात करता है राइट टू एजुकेशन, जो बात करता है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए क्या होता है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। बिकॉज वही एक स्टेज होता है जिस स्टेज में वो ग्रो करते हैं, ओवरऑल डेवलप होते हैं, और उसी एज में आई थिंक वो और बेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस भी इसमें थे जिसमें कहा गया कि अगर हम ऐसे ही फ्री एजुकेशन सबको देते हैं तो हम लुट जाएंगे, हमारे पास तो फंड कहीं से नहीं आएंगे। बट व्हाट अबाउट दो जिनके पास पैसा नहीं है या जो बहुत ज्यादा पुअर सेक्टर्स है, उन पुअर पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पैसा रखा है, हमने फंड्स रखे हैं जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ बच्चों के लिए, और उनको एजुकेशन देनी ही देनी है। ठीक है, अगर एजुकेशन नहीं दोगे वो इलिटरेट होंगे, इलिटरेट होंगे तो गलत गलत काम करेंगे, राइट। और हमको ये भी पता है कि 7 साल से नीचे नीचे वाला बच्चा अगर कोई भी कुछ काम करता है तो ऑफकोर्स वो गलत नहीं माना, मतलब होता गलत है वो, बट लॉ के केस में क्या हो जाता है, वो इनोसेंट होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन वी हैव आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया, पहली बात, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है, आप एक पहले वैलिड रीजन लो कि क्या रीजन है जिस रीजन से आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देखो उनका, अगर वारंट है तो वारंट देखो कि जो ये वारंट है क्या वो आपके नाम पे है। और अगर आप अरेस्ट हो भी जाते हो, सो यू हैव अ राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट और लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस। और जब आपको अरेस्ट किया गया है 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके पास आपको लेके जाया जाएगा, और 24 आवर्स बाद जो भी मैजिस्ट्रेट कहेंगे वो करके देन आपको छोड़ दिया जाएगा, या वट एवर द केस विल बी फर्दर। बट 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। बट टिल देन आप पे कस्टोडियल वायलेंस नहीं होगा, नहीं होना चाहिए बेसिकली। जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो तब तक आप इनोसेंट ही माने जाओगे। देन वी हैव नथिंग इन दिस क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person जो अभी एलियन एनिमी है आपका, ठीक है, हमारी कंट्री के साथ अभी एनिमी में है, और जिसने अरेस्टेड है या डिटेन्ड है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो ऑफ कोर्स अगर कंट्री की बात आए या कंट्री की सिक्योरिटी की बात आए तो हमें थोड़ा और स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना, इट्स वेरी इजी, नहीं आया समझ तो आई विल लेट यू नो। देन वी हैव राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, यू हैव अ राइट, सी वी हैव अ राइट टू लिव विद अ ह्यूमन डिग्निटी, वी हैव अ राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, वी हैव अ राइट टू ईट क्लीन,
राइट। तो जब ये चीजें हमारी हिंडर होती है तो हमको स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है डिफरेंट रीजन से, ठीक है, या फोर्स लेबर है, आपको जबरदस्ती जबरन मजदूरी करवा के आपको किसी और कंट्री में लेके जाया जाता है, वहां आपको कम पे पे ज्यादा काम करवाया जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट वो भी फैक्ट्रीज में होना नॉट एक्सेप्टेबल। 14 साल से 14 ईयर से नीचे नीचे वाले बच्चों के लिए फैक्ट्रीज में काम करना ये एक ऑफेंस के बराबर होता है। देन वी हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वो क्या होना चाहिए, सही मैनर में, लीगल मैनर में होना चाहिए। अगर आपने जैसे किरपान देखते हैं हम, सिख रिलीजन में किरपान है, ठीक है, तो वो उनका एक रिलीजन है जिसको वो फॉलो करते हैं। बहुत सारे रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। एंड आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आपने कोई ट्रस्ट बनाए, आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाए, यू कैन मेक इट, ठीक है, आपने कोई हॉस्पिटल्स बनाए हैं, या फिर आपने कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड का कितना ज्यादा जो है ट्रेंड में अभी चल रहा है केस। तो ये सब चीजें जो होती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई रिलीजन, आप किसी रिलीजन पे बिलीव करते हो, तो यू हैव अ फ्रीडम टू मैनेज, ठीक है, द रिलीजियस अफेयर, बट अगेन वो एक लीगल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन सिखाया जा रहा है, बच्चों को उसके टुवर्ड्स फोर्स किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन वी हैव आर्टिकल 27 दैट सेज फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हो या उसी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीजें प्रोपोगेट कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो, बट आप टैक्सेस से फ्री हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन freedom as to attendance at religious instructions or worship in educational institutions, ठीक है। अगेन अगर तो आप देखो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है या कोई भी रिलीजियस चीजें है वो स्कूल्स में नहीं, मतलब नहीं इन द सेंस, मतलब अगर होता क्या, देखो गुरुद्वारा जब हम जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब जब हम जाते हैं, गुरुद्वारे में हम जाते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां पे वो बच्चों को सिखाते हैं और एक हर रिलीजन के वहां पे वेलकम्ड है, राइट। तो हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल्स में एक पर्टिकुलर रिलीजन है वो सिखाया जा रहा है, बाकी रिलीजन को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, राइट। देन आई थिंक मैं अभी यहाँ तक ही स्टॉप करूंगी आपका रिलीजन तक। नेक्स्ट वाले वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये थोड़ा बड़ा है और वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी ब्रीफली ऑल्सो। तो टिल देन मैं आर्टिकल 28 तक ही स्टॉप कर रही हूँ, जो बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बताया क्या है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड, जो मैं भी बात कर रही थी। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको सारे रिलीजन पढ़ाने पड़ेंगे, बट उससे इंपॉर्टेंट भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। अगर आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, यू हैव अ फ्रीडम टू ओबे दैट रिलीजन। आप रिलीजन को मानो, but without disturbing the other person's religion, without disturbing the other person's sentiments or belief on their particular religion, ऐसा नहीं होना चाहिए। For example, मुहर्रम का टाइम है या कोई भी ऐसा जो इस्लाम में फेस्टिवल्स होते हैं या इस्लाम में उनके रिलीजियस वर्शिप्स होते हैं, when they are गोइंग, या जब वो अपना रिलीजियस कर रहे हैं, जो भी चीजें वो कर रहे हैं, तो आप उसमें हिंडर नहीं कर सकते हो। या अगर हिंदू जो है वो अपना कोई भी गणपति का है या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, तो दूसरा कोई भी आके इंटरफेयर नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव वे में इंटरफेयर नहीं करना है। सो वी ऑल नो कि जब इंडिया जो है एज अ कंट्री वी आर ऑल वन, तो हर एक रिलीजन हमारे इंडिया में वेलकम है, हर एक रिलीजन हमारे इंडिया में क्या है, एक्सेप्टेबल है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी दूसरे रिलीजन को हिंडर या डिस्टर्ब ना कर रहे हो। तो दिस वाज टिल योर आर्टिकल 28। आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी मैंने आपको समझाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का समझाया, और दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो यू कैन ड्रॉप डाउन कमेंट, अपना एक लिख सकते हो जो भी, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, और इफ यू हैव एनी न्यू सजेशंस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आई विल रीड एंड आई विल सॉल्व योर ऑल योर डाउट्स। ओके, सो
दिस इज ऑल। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।